सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैथ क्लासेस में। कैसे आप सब? बढ़िया है ना? तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बताइए कि आप सबका होली कैसे गया? अच्छा गया ना? चलिए, तो आज की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे यानी कि बायोलॉजी में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम, किसके करेंगे क्लास? आज के क्लास में हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। जितना भी हम लोग एमसीक्यू करेंगे, इसमें से आपका 20+ जो कि आपका पी वाई क्यू रहने वाला है, ठीक है ना। इसमें से आपका 20+ पी वाई क्यू रहेगा और टोटल आपका 50 क्वेश्चन रहने वाला है, ठीक है ना। आपको सीनेट और सीपेट एग्जाम में क्वेश्चंस आएगा, तो इस 50 में से डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चंस को लगाना है, ठीक है ना, समझ के लगाना है, ठीक है ना। तो जो भी मेरे क्लास में न्यू भी स्टूडेंट जुड़े अभी तक, वो सबसे पहले मैं चाहूंगा सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूला, क्योंकि जब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन मेरे क्लास का नहीं पहुंच पाएगा। वैसे मेरे क्लास का जो टाइमिंग है आपका डेली चलता है 8:30 बजे, यानी कि शाम को 8:30 बजे मेरा क्लास डेली चलता है। तो जिसको भी नहीं सब्सक्राइब किए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मेरे क्लास का पहुंच पाए, क्योंकि टाइमिंग आगे पीछे हो सकता है, इसलिए सब्सक्राइब करना बनता है, ठीक है ना बच्चों। चलिए, ये जो क्लास है आपका, मैं बोल चुका हूँ कि सीनेट और सीपेट के लिए है, जो कि 2026 में आपका जो एग्जाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग का, ठीक है ना। फुल टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, आपको एक भी रुपया नहीं देना पड़ेगा, और यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है ना बच्चों। हाँ, तो आपको पता होगा कि मेरे क्लास के रूल के बारे में, कि जब भी हम क्लास करते हैं तो क्वेश्चंस को सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चंस को हमें अच्छे से 2 बार पढ़ना है। क्वेश्चंस को हमें 2 बार पढ़ना है, फिर हमें ऑप्शन को समझ के फिर हमें आंसर देना है। ये नहीं कि मैं क्वेश्चंस पढ़ लिया और एबीसी करके दे रहा हूँ, ये नहीं, अच्छे से पहले पढ़ना है, समझना है, फिर आंसर देना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलो मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपके आ चुका है, देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वेयर डज डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बींग्स। बताइए कि जो हम लोग जो खाना खाते हैं, ज्यादातर खाना में क्या होता है, ज्यादातर राइस चावल ये सब जो खाते हैं, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट काफी ज्यादा हम लोग डेली कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं मोस्टली, ठीक है ना। तो बताइए कि जो हम लोग जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? हम लोग जब खाना खाते हैं तो डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से होता है? तो आप लोग यदि डाइजेस्टिव सिस्टम में लगाए होंगे क्लास, तो आप लोग को आसानी से इस क्वेश्चन को आंसर दे सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से बताया था, ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि स्टमक। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टमक, सेकेंड है आपका माउथ, तीसरा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स, और फोर आपका इसोफेगस। तो देखो कि जब हम कोई भी चीज खाना खाते हैं तो डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है आपका मौत से, यानी कि जब हम लोग खाना खाए, मौत में खाए, क्या हो, मैंने मौत में उसको चबाए, ठीक है ना, उसको हम च्यूइंग किया, जैसे मतलब खाने छोटे छोटे टुकड़ों में टूटा मेरे मौत में, फिर हम क्या किया, निगल गए, ठीक है ना। तो डाइजेशन जो स्टार्ट हो रहा है हमारे कार्बोहाइड्रेट, क्या कहाँ से हो रहा है, तो मौत से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। देखो मैं बता रहा हूँ, देखो ये आपका क्या मौत है, ठीक है ना, ये आपका इसोफेगस हो गया, ठीक है ना, ये आपका ट्रैक जो भी हो, स्टमक है। तो जो हम लोग खाना खाते थे, मौत में खाना, यहाँ पे क्या हम लोग चाविंग का काम करते हैं, चबाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, जो आपके जो फूड था, फूड स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट पार्टिकल में क्या हो गया, वो डिवाइड हो गया। तो यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है ना, मौत से हो गया, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, सॉरी, बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि अगला क्वेश्चन है कि विच एंजाइम्स विंग्स प्रोटीन्स डाइजेशन। बताइए कि जो प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में कौन सा एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। बताइए, प्रोटीन्स को डाइजेशन करने में कौन सा एंजाइम सबसे इंपॉर्टेंट है, या कौन सा एंजाइम से ही प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा गया सीनेट एग्जाम में ऑलरेडी, ठीक है ना। तो जो भी आप क्वेश्चंस यहाँ पे करेंगे, अच्छे से करना है, कॉन्सेप्ट समझ के करना है, ये नहीं कि रटना है। और वैसे मैं आप लोगों को 4-5 यानी कि चैप्टर कवर करा चुका हूँ, तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे टेस्ट सीरीज में चैप्टर कवर नहीं किए होंगे, तो 100% कर लेना जाकर, क्योंकि आपको क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है ना। मैं बोल दिया तो आएगा तो आएगा, इसलिए आपको हर एक चैप्टर का क्वेश्चंस कवर करना है। आप लोग जाइएगा मेरे क्लास का, तो वीडियो में जाएगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, वैसे भी मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है ना, यूएमएस क्लासेस जो टेलीग्राम पे, इसमें लिंक दिया रहेगा आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप जाएगा तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा हर एक दिन का क्लास, ठीक है ना बच्चों। हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो प्रोटीन्स का जो डाइजेशन होता है, इसमें एंजाइम्स का नाम बताना है। तो फर्स्ट एंजाइम है आपका लाइपेज है, बी एमाइलेज है, सी आपका पेप्सिन है, और आपका टी क्या है, ट्रिप्सिन है। तो बताइए कि इसमें से कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन्स का डाइजेशन करता है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो पेप्सिन है, पेप्सिन जो एंजाइम होता है वो क्या करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। पेप्सिन एंजाइम क्या कर रहा है, वो
प्रोटीन का डाइजेशन कर रहा है, इसलिए जो आपका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक इज, बताइए कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जो डाइजेस्टिव ट्रैक है उसका सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट का नाम बताना है। बताइए कौन सा सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट क्या है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में। फर्स्ट ऑप्शन है आपका स्टमक सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, या स्मॉल इंटेस्टाइन्स, या लार्ज इंटेस्टाइन्स, या आपका इसोफेगस। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट है, ठीक है ना, जो हमारा माउथ से लेकर के एनस तक, ये क्या आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट है, इसमें सबसे जो लार्जेस्ट पार्ट होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। देखिए आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे मेरे क्लास में, तो आपको 100% हर एक क्वेश्चन का आंसर पता होगा। आप लोग क्लास नहीं लगाए होंगे तो नहीं पता होगा। आप लोगों के पास अभी भी टाइम है, यदि आप लोगों को बायोलॉजी जो भी हर सब्जेक्ट में आपका ऑब्टेन करना चाहते हैं मार्क फुल्ली, तो मेरे क्लास में जाइए। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बायोलॉजी का क्लास करा चुका हूं और साथ में नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्लास करा चुका हूं। तो आप लोग बायोलॉजी क्लास कंप्लीट कर लीजिए और आपको यहाँ से 22 क्वेश्चंस 100% मिल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन अच्छे से करना है, नोट्स बनाना है, हैंड रिटन्स, और आप कोचेस लगाए, तब देखिए कितना मजा आता है पढ़ने में। ठीक है ना। चलिए तो देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है। ये क्वेश्चन है कि विच पार्ट ऑफ एब्जॉर्ब्स मोस्ट न्यूट्रिएंट्स, बताइए यानी कि जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से क्या हो रहा है, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको एब्जॉर्ब हो रहा है सबसे ज्यादा। बताइए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से न्यूट्रिशन, हम लोग खाना खाए, खाना खाने से क्या मिला हमारे शरीर को, न्यूट्रिशन मिला, अलग टाइप का विटामिन मिनरल जो भी सब मिलता है, फैट, ठीक है ना। तो वो सब जो मिल रहा है वो कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, कहाँ एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो चुका है हमारे डाइजेस्टिव पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट इसका कोलोन है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियम। बताइए कि जो इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जहां से न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, या सबसे कॉमन बात है। बताइए कहाँ से आपका न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्ब होता है। तो बच्चों जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो पार्ट है यानी कि जेजुनम, ठीक है ना, सीलम, कोलम, रेक्टम, ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट, जेजुनम, इलियम और ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये जो पार्ट है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये जो पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका जेजुनम पार्ट होता है, उसी जेजुनम पार्ट में क्या हो रहा है आपका न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्ब हो रहा है। ठीक है ना, ये आपका जेजुनम पार्ट में न्यूट्रिशंस का एब्जॉर्ब होता है। ठीक है ना, क्लियर सभी को, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द, बताइए यानी कि जो आपका जो जिसको बोलते हैं हम लोग पीत्त, समझते हो ना, पीत्त, पीत्त रस कहाँ से स्रावित होता है, या कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है, या कहाँ पे सिक्रीशन, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अभी इसमें आपको तत्काल बताना है कि जो बैल जो होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, कहाँ से स्रावित होता है। जो बैल जूस होता है, जो पीत जो होता है, ठीक है ना, जो पीत जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, बताइए कहाँ से वो स्रावित होता है, गॉल ब्लैडर से, या लीवर से, या पेनक्रियास से, या स्टमक से। तो आपको यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो स्टमक से क्या होता है आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। पेनक्रियास से क्या रिलीज होता है, तो लैपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है आपका पेनक्रियास से रिलीज होता है। ठीक है ना। गॉल ब्लैडर का काम क्या होता है, गॉल ब्लैडर का काम होता है वो बाइल को स्टोर करना। ठीक है ना, ये इसका जो काम होता है बाइल को स्टोर करना, बाइल को स्टोर करने का काम कौन कर रहा है, तो गॉल ब्लैडर कर रहा है। लेकिन लीवर जो होता है ना, लीवर, वही लीवर से यहीं से क्या हो रहा है आपका बैल का जो है सिक्रीशन हो रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना, यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन बन सकते हैं कि जो बैल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो लीवर में होता है। ठीक है ना, बैल का सिक्रीशन कहाँ से हो रहा है, तो लीवर से हो रहा है। बैल स्टोर कहाँ हो रहा है, तो गॉल ब्लैडर में हो रहा है। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है ना, इसमें से 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपको मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 50 क्वेश्चन सिर्फ आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पार्ट से कराऊंगा। इस 50 क्वेश्चन में आपका 20 प्लस आपका PYQ रहने वाला है।
ठीक है ना। और ये 30 क्वेश्चन जो मैं इसमें ऐड किया हूँ वही 30 क्वेश्चन में से आपको पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और इसके साथ साथ PYQ भी आ सकता है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन लगाना है ताकि दिक्कत ना हो आपको, ठीक है ना। अच्छे से आप लोग मार्क ऑब्टेन कर पाए। यही टेस्ट सीरीज आपको दूसरे प्लेटफॉर्म से मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको पैसा मिलेगा, लेकिन यही मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ लीजिए, पास हो जाओगे, ठीक है ना बच्चों। अच्छे से पढ़ लीजिए, पास हो जाओगे सब, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि विच ऑर्गन स्टोर बाइल। देखिए अभी मैं बताया आपको कि जो इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि बाइल का स्टोर करता है, मैं आपको अभी बताया हूँ। बताइए कौन सा ऑर्गन जो होता है वो बाइल को स्टोर करता है, बताइए। लीवर करता है? नहीं, लीवर में फॉर्मेशन होता है, वो सिक्रीशंस करता है। पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज से भाई लैपेज एमाइलेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम रिलीज होता है, ठीक है ना। और पेनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है, ठीक है ना। गॉल ब्लैडर, हाँ गॉल ब्लैडर क्या करता है, वो बाइल को स्टोर करने का काम करता है, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है, आपका बाइल को स्टोर करने का काम कर रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल नामक जूस रिलीज होता है, और सबसे लार्जेस्ट पार्ट आपका स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे पूछा आपका जो विच ऑर्गन स्टोर बाइल, तो बाइल का जो स्टोर होता है, जो पीत का जो स्टोर होता है आपका गॉल ब्लैडर में होता है। कहाँ पे होता है, तो गॉल ब्लैडर में होता है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, इसका सी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। अच्छे से आप लोग क्वेश्चंस लगा लीजिए, मैं बोल रहा हूँ ना आप लोग अच्छे से नंबर से पास हो जाओगे, जितना मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपके लिए बहुत इनफ क्वेश्चंस ये सब है। और ये नहीं कि आपको 50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से मिल रहा है, ये नहीं कि एक ही सब्जेक्ट क्या बोले चैप्टर से, हर टॉपिक से 50 क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो समझिए कितना क्वेश्चन हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि पेप्सिन एक्ट ऑन, बताइए पेप्सिन किस पे एक्ट कर रहा है, या पेप्सिन का काम क्या होता है, या पेप्सिन एक्ट क्या कर रहा है, बताइए। मैं आपको पहले आप लोग क्वेश्चंस ले गए होंगे, यदि आप लोग ध्यान से लगाए होंगे, पेप्सिन का क्या काम होता है, पहला क्वेश्चन मैं यही करवाया हूँ, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। पेप्सिन का क्या काम होता है, बताइए। पेप्सिन का काम होता है कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना, प्रोटीन्स का, फैट का, या न्यूक्लिक एसिड का। तो मैं आपको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि जो प्रोटीन का जो डाइजेशन करता है वो पेप्सिन करता है। कौन करता है, पेप्सिन करता है। तो पेप्सिन जो एक्ट करता है आपका किस पे, तो प्रोटीन पे करता है। प्रोटीन को डाइजेशन करने में किसका रोल होता है, तो आपका पेप्सिन का ही रोल होता है, यानी किसका जो आंसर हो जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग ध्यान से सुनिएगा तो आपको हर एक क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिए और अच्छे से पढ़िए, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पास हो जाओगे अच्छे नंबर से। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि HCl इन द स्टमक हेल्प इन, बताओ जो आपके स्टमक में, जो आपके पेट होता है ना, जो आपका पेट है, जो आपका पेट है, इस पेट में, इस स्टमक में क्या होता है, आपका HCl नामक गैस क्या होता है, सॉरी एंजाइम रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो बताइए कि जो HCl इन इन द स्टमक इज हेल्प, यानी कि जो आपका HCl होता है वो आपका स्टमक में किस चीज में हेल्प कर रहा है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो किस चीज में हेल्प करते हैं आपके पेट में, प्रोटीन को सिंथेसाइज करने में, या एक्टिवेटिंग पेप्सिन्स करने में, या इम्प्लीफिकेशन फैक्ट को करने में, या एब्जॉर्बिंग विटामिन को एब्जॉर्ब करने में। तो बताइए कि जो आपका HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एंजाइम, जो आपके स्टमक यानी कि रिलीज करता है, उसका स्टमक में किस चीज में वो हेल्प कर रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस चीज में हेल्प कर रहा है आपके स्टमक में, बताइए। तो बच्चों जो आपका जो स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो आपका एक्टिवेटिंग पेप्सिन में भी हेल्प करता है, इसके साथ साथ आपके डाइजेशन में भी हेल्प करता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बच्चों बी आपका 100% राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द एंजाइम्स लैक्टेज ब्रेक डाउन, बताइए कि जो आपका एंजाइम होता है लैक्टेज, वो लैक्टेज एंजाइम किस चीज को ब्रेक डाउन करता है, बताइए। लैक्टेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है माल्टोज को, लैक्टोज में, बताइए। जो एंजाइम है आपका लैक्टेज जो ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है, माल्टोज, लैक्टेज, सुक्रोज, या ग्लूकोज, बताइए। कि जो आपका एंजाइम होता है लैक्टेज जब वो ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या बनता है, बताइए। तो बच्चों जब आपका जो लैक्टेज एंजाइम जब ब्रेक डाउन होता है तो वो आपका लैक्टोज बनता है, क्या बनता है आपका, ये लैक्टोज बनता है। आप लोग पढ़े होंगे फ्रुक्टोज, फ्रक्टोज जो अब ब्रेक डाउन होता है वो फ्रुक्टोज बनता है, माल्टोज जब ब्रेक डाउन होता है माल्टेज बनता है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार जब लैक्टेज जब ब्रेक डाउन होता है तो वो आपका लैक्टोज बनता है, ठीक है ना। चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका कि विच इज नॉट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि इसमें बताना आपका कि इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं है। बताइए कि इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट नहीं है। तो आप लोग को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हर एक पार्ट के नाम याद होगा, तो आप लोग इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। और मैं आपको यह भी मैं आपको बताया हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन पार्ट के नाम मैं अभी ही आपको बताया हूँ क्वेश्चंस में ही, तो आप लोग ध्यान से सुने होंगे तो आप आंसर दे सकते हैं। बताइए कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है। ड्यूडेनम नहीं है, जेजुनम नहीं है, इलियम नहीं है, या सिक्कम नहीं है। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका पार्ट होता है सिक्कम, कोलम और रेक्टम। क्या होता है? सिक्कम, कोलन और रेक्टम। ये क्या आपका लार्ज इंटेस्ट सॉरी हाँ, ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है वो आपका ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है ना। तो इसमें पूछना है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट कौन सा नहीं है। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट इसमें से जो नहीं है वो सिक्कम नहीं है। ठीक है ना। ये सिक्कम जो पार्ट है ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, और ये नहीं किसका जो आंसर हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। और जो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। समझ में आ गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच सेल सिक्रीटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बताइए कि आपका HCl नामक जो एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो कौन सा सेल रिलीज करते हैं आपके स्टमक में। बताइए ऐसा कौन सा सेल है जो हाइड्रोक्लोरिक नामक एसिड को वो रिलीज कर रहा है। बताइए बताइए सेल का नाम बताइए। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कौन सी सेल रिलीज करता है। बताओ। चिप से रिलीज करता है, चिप से रिलीज करता है, या पेराइटल से रिलीज करता है, या गोबलेट से रिलीज करता है, या एंडोक्राइन सेल रिलीज करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब सिक्रीटेड होता है इस सेल का नाम है पेराइटल सेल। क्या नाम है बच्चों? पेराइटल सेल जो होता है आपका वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है, यानी कि ये सिक्रीट कर रहा है, स्रावित कर रहा है, इसका हिंदी में बोल सकते हैं। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो स्रावित कर रहा है। समझ में आ गया? चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है कि स्लाइवरी एमाइलेज वर्क बेस्ड इन। बताइए यानी कि जो स्लाइवरी एमाइलेज होता है वो उसका वर्क सबसे बेस्ट होता है। क्यों होता है वर्क बेस्ट? बताइए स्लाइवरी एमाइलेज का वर्क बेस्ट होता है, बताइए क्यों इसका वर्क जो होता है बेस्ट होता है। इसमें से आप बोल सकते हैं स्लैबरी एमएलएच का वर्क बेस्ट इसलिए होता है कि इसका एसिडिक पीएच होता है, या न्यूट्रल पीएच होता है, या एल्कलाइन पीएच होता है, या एनी पीएच होता है। तो बच्चों स्लैबरी एमएलएच जो वर्क इसका बेस्ट इसलिए होता है क्योंकि इसका जो पीएच होता है वो आपका क्या होता है बताओ? नेचुरल पीएच होता है। क्या होता है बच्चों? इसका पीएच नेचुरल पीएच होता है, इसलिए स्लैबरी एमएलएच का वर्क क्या होता है आपका? बेस्ट होता है। ठीक है ना। बेस्ट मतलब समझो अच्छा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द वॉल्व बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स इज कॉल्ड। बताइए यानी कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन्स और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बीच में जो वॉल्व होता है उस वॉल्व का नाम बताना है। बताइए बहुत इजी है जल्दी से बताइए वॉल्व्स का नाम। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बना रहा हूँ आपका स्टमक। ठीक है ना। क्या पूछ रहे इसमें से? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन्स। ठीक है ना। तो ये आपका हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स। ये आपका हो गया लार्ज इंटेस्टाइन्स। ठीक है ना। तो ये जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन्स के बीच में जो वॉल्व होता है इस वॉल्व का नाम बताना है आपको। इस वॉल्व को हम लोग क्या बोलते हैं? बताइए इस वॉल्व को हम लोग बोलते हैं क्या? बताइए क्या हम बोल सकते हैं कि पाइलोरिक स्पिंचर होता है? तो भाई पाइलोरिक स्पिंचर कहाँ होता है बताओ? तो पाइलोरिक स्पिंचर कहाँ होता है? ये स्टमक में होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन्स के बीच में होता है। ठीक है ना। ये इलियोकल्स वॉल्व बोल सकते हैं, या कार्डियक स्पिंचर बोल सकते हैं। कार्डियक स्पिंचर क्या होता है? आपका स्टमक में होता है और इसोफेगस के बीच में होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका एनल स्पिंचर। तो एनल स्पिंचर होता है आपका कहाँ पे? बताइए कहाँ पे होता है? एनस के बीच में होता है। एनस, सिकम, कोलन और रेक्टम। कोलन रेक्टम, कोलन रेक्टम के बीच में क्या होता है आपका? एनल स्पिंचर। ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में जो भी आपका वॉल्व प्रेजेंट होता है इस वॉल्व का नाम क्या होता है?
तो बच्चों इस वॉल्व का जो नाम होता है आपका, बताओ क्या होता है, बहुत इजी है, दिमाग लगा सकते हैं आप लोग। यहाँ पे दिमाग लगाने वाला, इसने क्या पूछा है, वॉल्व पूछा है, स्पिंचर नहीं पूछा है। तो वॉल्व इसमें देखिए है ना, इलियोलोकल वॉल्व, तो इलियोलोकल ही वॉल्व हो, क्या होगा, इलियोलोकल जो वॉल्व होता है, यही वॉल्व क्या होता है आपका, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। यानी किसका आंसर हो जाएगा बच्चों, बी राइट आंसर। थोड़ा सा दिमाग भी लगा लो कभी कभी, ठीक है ना, कभी कभी दिमाग भी यूज किया करो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि विच विटामिन इज सिंथेसाइज बाय गट बैक्टीरिया, बताइए। यानी कि इसमें से कौन सा विटामिन है जो कि आपका सिंथेसाइज करता है गट बैक्टीरिया, बताइए। गट में बैक्टीरिया का सिंथेसाइज कौन सा विटामिन कर रहा है, विटामिन ए कर रहा है, विटामिन B12 कर रहा है, विटामिन के कर रहा है, या विटामिन डी कर रहा है, बताइए। इसमें से ऐसा कौन सा विटामिन है जो गट में बैक्टीरिया का सिंथेसाइज कर रहा है, बताइए। तो बच्चों विटामिन के जो था वो सिंथेसाइज करना है बैक्टीरिया को, कहाँ पे, गट में, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट स्टोर्स फीसेस, बताइए। जो फीसेस जो होता है, फीसेस वो कौन सी पार्ट स्टोर करते हैं, यानी कि जो हम लोग खाना खाए तो जो भी न्यूट्रिशन जो खाने से चाहिए वो हमें मिल गया, तो हमारा शरीर इसको एब्जॉर्ब कर लिया स्टमक से, ठीक है ना। और जो वेस्ट मटेरियल रहेगा उसको हम क्या बोलते हैं, फीसेस से बोलते हैं। तो वही वेस्ट मटेरियल जो वेस्ट फूड होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, बताओ कहाँ पे स्टोर होता है, रेक्टा में स्टोर होता है, बताओ। रेक्टा में बोल सकते हैं, या कोलोन में भी बोल सकते हैं, अपेंडिक्स में, या सिक्कम में, बताइए कि जो फीसेस कहाँ पे स्टोर होता है। तो बच्चों फीसेस जो आपका स्टोर होता है आपका रेक्टम में स्टोर होता है, ठीक है ना। कहाँ पे होता है, रेक्टम में क्या होता है आपका, फीसेस स्टोर है। फीसेस मतलब क्या होता है आपका, बताओ, अनडाइजेशन फूड या वेस्ट फूड बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, वेस्ट फूड भी बोल सकते हैं या अनडाइजेशन फूड बोल सकते हैं, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन्स आर ब्रोक ब्रोक डाउन इनटू, बताइए जो प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक डाउन का ब्रोकन लिखा है, ब्रोकन डाउन इनटू, बताइए, या प्रोटीन जो ब्रेक डाउन होता है वो क्या बनता है, बताओ। बताइए प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो किस में कन्वर्ट होता है, तो बोल सकते हैं कि ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है। क्या हम बोल सकते हैं ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहा है, या अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, या फैटी एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, या न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों जब प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है तो वो आपका अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, किस में होता है, अमाइनो एसिड में होता है, 20 का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि लाइपेज डाइजेस्ट, बताइए लाइपेज किस चीज को डाइजेशन करता है। लाइपेज डाइजेशन हम बोल सकते हैं कि लाइपेज जो डाइजेशन कर रहा है वो प्रोटीन को कर रहा है, या कार्बोहाइड्रेट को कर रहा है, या फैट को कर रहा है, या विटामिन को कर रहा है। तो बताइए कि जो लाइपेज होता है वो किस चीज को डाइजेशन करता है। लाइपेज एक एंजाइम है जो कि पेनक्रिया रिलीज करता है, ठीक है ना। तो वही लाइपेज एंजाइम किस चीज को डाइजेशन करता है, तो लाइपेज एंजाइम जो होता है वो आपका फैट को डाइजेशन करता है, किसको करता है, तो ये आपका लाइपेज फैट को डाइजेशन करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है पेनक्रियाटिक जूस इज एल्कलाइन बिकॉज इट कंटेन, बताइए कि पेनक्रियाटिक जूस होता है एल्कलाइन क्योंकि ये क्या कंटेन कर रहा है, बताओ। पेनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन क्यों होता है, किस चीज को कंटेन करने के कारण पेनक्रियाटिक जूस एल्कलाइन होता है, ये HCl को कंटेन कर रहा है, या NaHCH3 को कर रहा है, या पेप्सिन को कर रहा है, या आपका एमाइलेज को कर रहा है, बताइए किस चीज को कर रहा है। तो ये जो आपका प्रोटीन जो पेनक्रियाटिक जूस होता है एल्कलाइन इसलिए होता है वो कंटेन करता है आपका सोडियम हाइड, बताओ क्या नाम इसका, बताओ, हाँ, NaCHCO3 होगा, तो ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि ब्रश बॉर्डर एंजाइम आर फाउंड इन, बताइए, यानी कि जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ब्रश बॉर्डर एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है स्टमक में, बी है लार्ज इंटेस्टाइन में, सी है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और डी है आपका
इसोफेगस में। ब्रस्ट बॉर्डर एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बच्चों ब्रस्ट बॉर्डर एंजाइम जो होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में ब्रस्ट बॉर्डर एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच हार्मोन्स स्टिमुलेट रिलीज ऑफ बाइल, यानी कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बाइल को रिलीज करने के लिए वो क्या कहता है, उसको उत्तेजित करते हैं, यानी कि इसको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो बाइल को रिलीज करने में वो सपोर्ट करता है? तो गैस्ट्रिक बोल सकते हैं या सिक्रेटिन बोल सकते हैं, सीसी के यानी कि कोलिसाइटोकाइनिन्स या इंसुलिन्स। बताओ कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो बाइल को रिलीज होने के लिए वो स्टिमुलेट करता है? बताइए एंजाइम का नाम। तो बच्चों एंजाइम का नाम है आपका सीसी यानी कि क्लोईसाइटोकैनिन नामक एंजाइम होता है जो बाइल को रिलीज करने में वो क्या करता है आपका, इसको हेल्प करता है, यानी कि इसको उत्तेजित करता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विच सेल्स टाइप सिक्रीटेड म्यूकस इन द स्टमक, यानी कि ऐसा कौन सा सेल है जो स्टमक में म्यूकस सिक्रीट करता है? विच सेल टाइप सिक्रीटेड म्यूकस इन द स्टमक, यानी कि बताओ कि ऐसा कौन सा सेल है जो स्टमक में म्यूकस सिक्रीटेड में वो हेल्प करता है? सेल का नाम क्या है? पैराइटल सेल नाम है या गोबलेट सेल नाम है या चीफ सेल नाम है या आपका पेनिथ सेल नाम है? बताइए कौन सा सेल हो जाएगा? तो सेल का नाम क्या है बताओ। तो बच्चों सेल का जो नाम है गोबलेट सेल, क्या नाम है? गोबलेट सेल होता है, वो म्यूकस सिक्रीट करता है कहाँ पे? स्टमक में करता है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज, माने कि जो आपके वाटर के एब्जॉर्प्शन सबसे मेजर साइड यानी कि कॉमन बताइए, यानी कि वाटर के एब्जॉर्प्शन ऐसा कौन सा साइड है जो यहाँ पे मतलब इजिली हो जाता है? बताओ मेजर साइड का नाम बताना है। स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है या स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, ज्यूडेनम में? बताओ कि हमारे जो शरीर में क्या पूछा था, मेजर साइट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि इस चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि इस चार ऑप्शन में से देख के बताना है कि आपको ऐसा कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें मेजर्स यानी कि आसानी से क्या होता है इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। बताओ बताओ, चार ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। तो इसमें आपका हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन। आपको याद होना चाहिए कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है आपका कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, तो कंप्लीट डाइजेशन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो आपका डाइजेशन फूड होता है उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और वाटर का एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या होता है, जो भी आपका वेस्ट मटेरियल होता है वो आपके एनस के थ्रू बाहर निकलता है, एक्सक्रीटेड होता है, ठीक है ना। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। क्या हो जाएगा, तो सी इसका 100% राइट हो जाएगा। चलो अगला है कि द चॉविंग ऑफ फूड इज कॉल्ड, यानी कि जब फूड को जो हम लोग चबाते हैं इसको क्या बोलते हैं? बताओ फूड को जो चबाते हैं इसको चॉविंग बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द चॉविंग ऑफ फूड इज कॉल्ड, बताइए क्या बोलते हैं जब फूड को चबाते हैं? तो क्या हम बोल सकते हैं कि ये इंजेक्शन हो रहा है या पेरिस्टालिसिस हो रहा है या मेस्टिकेशन हो रहा है या एब्जॉर्प्शन हो रहा है? तो आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जो फूड को चबा रहा है तो उसको बोलते हैं हम लोग मस्टिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको हम लोग मस्टिकेशन बोलते हैं। बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? तो मास्टिकेशन करते हैं, यानी कि मौत से चबा रहे हैं ना, इसलिए। अगला है कि विच ऑफ द दीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि इसमें कहना है कि विच ऑफ दीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। बताओ, यानी कि जब एब्जॉर्प्शन होता है तो जो एरिया इंक्रीज होता है इस एरिया का आपको क्या बताना है? बताओ विच ऑफ दीज इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन के समय जो एरिया इंक्रीज होता है इसमें से कौन सा एरिया होता है जब एब्जॉर्प्शन के समय इंक्रीज होता है? बताओ विलाय, माइक्रोविलाय, सर्कुलर फोल्ड या ऑल ऑफ दी अबव। बताओ कौन सी इसका आंसर हो जाएगा? तो भाई जो आपको पता होना चाहिए कि जब इंक्रीज एरिया क्यों हो जाएगा, जब एब्जॉर्प्शन, भाई एब्जॉर्प्शन हमारे शरीर में हर हर जगह होता है, यानी कि इसमें से तीनों ऑप्शन यानी कि सही है, यानी कि ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस्ट्रिक जूस हैज पीएच अराउंड, बताओ गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितने होता है?
गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? 7 बोल सकते हैं, 3 या 1 या 2 या 9। बताओ गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना होता है? बच्चों जो गैस्ट्रिक जूस का जो पीएच होता है वो आपका होता है 1 से 2 होता है। वही होता है क्या? हाँ वही होता है 1 से 2, यानी कि सीज का बोल सकते हैं हम लोग। देख लेना इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार, बट मेरे को लग रहा है वही होगा। अगला है इसका आंसर कि द एंजाइम्स दैट एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इज। बताओ एक पीस में कह रहा है कि द एंजाइम्स दैट एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इज। बताओ जो आपका ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है वो कब एक्टिवेट होता है? बताओ पेप्सिन, इंट्रोकेनेजिस, एमाइलेज या लेपेज। बताओ द एंजाइम दैट एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजन इज, यानी कि ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? ट्रिप्सिनोजन को एक्टिवेट करने के लिए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? बताओ। तो बच्चों ट्रिप्सिनोजन को जो एक्टिवेट करने के लिए जो आपका एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है, इस एंजाइम का नाम है आपका एंट्रोकाइनेज। क्या नाम है? एंट्रोकाइनेज, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपेंडिक्स इज अटैच टू। बताओ आपका जो अपेंडिक्स है वो कहाँ से कहाँ अटैच है? अपेंडिक कहाँ पे अटैच है आपके? स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, पेनक्रियाज में। तो आपको ये ऑलरेडी पता होगा कि जो आपका अपेंडिक्स जो होता है वो आपका जो अटैच होता है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में ही होता है। यानी कि जो लार्ज इंटेस्टाइन, मान लो कि लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है ना, यहाँ पे एक ऐसा देखने को भी लगेगा, इसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स कहाँ अटैच है? लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच है। ठीक है ना? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स इज। बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पहला पार्ट बताना है। कौन सा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का पहला? इलियम पार्ट पहला है, जेजुनम पार्ट पहला है, ड्यूडेनम पार्ट पहला है, या सिक्कम? तो ये तो कहते हैं तो लार्ज इंटेस्टाइन्स का पार्ट हो जाएगा। तो आपको इस तीनों पार्ट में से बताना है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन्स का पहला पार्ट कौन सा है। तो भाई लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट होता है, इस पार्ट का नाम क्या होता है? बताओ। इस पार्ट का नाम है ड्यूडेनम, सेकेंड पार्ट का नाम क्या है? जेजुनम, और थर्ड पार्ट का नाम क्या नाम है? इलियम। ठीक है ना? तो फर्स्ट पार्ट का नाम हो जाएगा आपका ड्यूडेनम, जो है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स का फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये जो है पार्ट, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ये आपका सेकेंड पार्ट हो जाएगा, ये आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट पार्ट पूछ रहा है तो ये आपका इसका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इमल्सिफिकेशन, यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा न्यूट्रिएंट्स जो रिस्पॉन्सिबल है इमल्सिफिकेशन के लिए? बताओ इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होना चाहिए? कौन रिक्वायर्ड है? बताओ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट या विटामिन? इमल्सिफिकेशन के लिए कौन सा न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होना चाहिए? तो भाई इमल्सिफिकेशन के लिए जो आपका न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होता है, इस न्यूट्रिएंट्स का नाम है आपका फैट। क्या नाम है बच्चों? फैट जो होता है वो आपका इमल्सिफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना? इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि इंट्रिंसिक फैक्टर्स हेल्प एब्जॉर्ब। बताओ इंट्रिंसिक फैक्टर बताओ जो आपका हेल्प करता है एब्जॉर्ब में। बताओ इंट्रिंसिक फैक्टर जो आपका हेल्प करते हैं एब्जॉर्ब में कौन सा है? आयरन हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, विटामिन बी 12 हो जाएगा, और विटामिन सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंट्रिंसिक जो फैक्टर होता है जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है उसका नाम होता है आपका विटामिन बी 12। क्या नाम है भाई? विटामिन बी 12। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? अगला क्वेश्चन है कि द हॉस्ट्रा आर फाउंड इन। द हॉस्ट्रा इज आर फाउंड। बताओ कि हॉस्ट्रा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, स्टमक में प्रेजेंट होता है, या आपका इसोफेगस में प्रेजेंट होता है? बताओ कि हॉस्ट्रा आर फाउंड इन, हॉस्ट्रा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? तो बच्चों जो हॉस्ट्रा जो होता है फाउंड कहाँ पे होता है? वो आपका फाउंड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। कहाँ होता है बच्चों? ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो होता है वो आपका हॉस्ट्रा फाउंड प्रेजेंट होता है। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है ना? बच्चों देखियो जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ आपको रट जाना है। हाँ बार बार मैं बोल रहा हूँ, हर एक क्लास में बोलता हूँ आपको रट जाना है, क्वेश्चन आपको पूछेगा यहीं से।
ठीक है ना। मुझे पता है कैसा किस टाइप का क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैं इस एग्जाम को बहुत बार दे चुका हूँ, ठीक है ना। तो मुझे पता है कि किस टाइप से क्वेश्चन आता है, कहाँ से क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको विश्वास कर लेना मेरे पे, ठीक है ना। और आप लोग को ये क्वेश्चन लगाना अच्छे से, और आप लोग एग्जाम देने चाहिए, 100% मिलेगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो कोई इसमें चोरी नहीं करना चाहिए पढ़ने में, जो भी मिल रहा है आपको अच्छे से पढ़िए, ईमानदारी से मेहनत कीजिए, आपको सफलता 100% मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑर्गन्स प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड हार्मोन्स, बताओ। यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, तो डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करने के लिए, बताओ, या प्रोड्यूस करने के लिए, बात एक ही हुआ। बताओ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, लीवर है, स्टमक है, पेनक्रियाज या गॉल ब्लैडर है, बताओ कौन सी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, बताओ, बताइए भाई। देखो वैसे तो रिस्पॉन्सिबल इसमें से आपका सब हो जाएगा, ठीक है ना। लीवर से क्या रिलीज हो रहा है आपका, गॉल ब्लैडर से, यानी कि लीवर से हो रहा है आपका बाइल, बाइल जो काम होता है आपका फैट को डाइजेशन में हेल्प करते हैं, यानी कि वैसे तो काम सबका होता है, स्टमक से असीना में काम हो रही है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका पेनक्रियाज, यानी कि जो पेनक्रियाज होता है वो आपका टी थ्री टाइप का एंजाइम रिलीज करता है, एलएटी, यानी कि क्या कौन कौन सा होता है, लैपेज हो जाएगा, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, यानी कि ये तीन एंजाइम रिलीज करता है आपका कौन सा, पेनक्रियाज। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है डाइजेशन में पेनक्रियाज ऑर्गन होता है, जो कि पेनक्रियाटिक जूस भी रिलीज करता है, एमाइलेज भी करता है, ट्रिप्सिन भी करता है, और लैपेज नामक एंजाइम वो रिलीज करता है एक साथ, ठीक है ना। तो वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट ऑर्गन होता है। गॉल ब्लैडर का कोई और इसका काम ही नहीं है, ये तो स्टोर करता है बैल को। अगला क्वेश्चन है कि बिलिरुबिन इज फॉर्म मेड फ्रॉम, बताओ। जो बिलिरुबिन होता है वो कहाँ पे फॉर्मेड होता है, बताओ, फ्रॉम। बिलिरुबिन कहाँ पे फॉर्मेट होता है, कहाँ से कहाँ फ्रॉम, बताओ। कार्बोहाइड्रेट से होता है या प्रोटीन से होता है, लेपेज में या हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन करता है, बताओ। बिलिरुबिन का काम बताओ, कहाँ पे फॉर्म होता है, फॉर्मेट होता है, बताओ। बिलिरुबिन कहाँ पे फॉर्मेट होता है, तो बच्चों बिलिरुबिन जो फॉर्मेट होता है, जो फ्रॉम क्या कहता है, हीमोग्लोबिन को ब्रेक डाउन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है आपका बिलिरुबिन ही होता है, यानी कि डी इसका 100% राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि फूड मूव्स डाउन द इसोफेगस बाय, बताओ। यानी कि जो इसोफेगस है, मान लो कि ये इसोफेगस है और इसके नीचे में स्टमक है बच्चों, तो बताना है कि आपके जो फूड है, ये मान लो कि ये फूड आ रहा है, ये फूड आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि जो फूड मूव डाउन द इसोफेगस बाय, यानी कि जो फूड जो मूव कर रहा है, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, उसोफेगस से कहाँ पे जाएगा, बताओ कहाँ जाएगा, ग्रेविटी के थ्रू। क्यों हो रहा है, बताओ। फूड जो मूव कर रहा है आपके कहाँ जाएगा, इसोफेगस से स्टमक में ही जाएगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि फूड मूव डाउन द इसोफेगस बाय, कैसे क्यों हो रहा है, इसमें कुछ तो होगा ना रीजन, ग्रेविटी के कारण हो रहा है, या पेरिस्टेलिसिस के कारण, या डिफ्यूजन के कारण हो रहा है, या आपका स्लाइवेशन से कारण हो रहा है, बताओ। फूड क्यों मूव कर रहा है आपका इसोफेगस से स्टमक में, इसका रीजन बता रहा है, कुछ तो होगा ना इसमें। भाई इसमें जो होगा, यानी कि पेरी क्या हो बताओ, पेरी एस्टलाइसिस जो होता है, इसके कारण जो होता है फूड आपका मूव करता है उसोफेगस से, जो भी अंदर जाता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा बी 100%। ग्रेविटी तो आपका हो जाएगा बाहर की, ठीक है ना। अगला आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी क्वेश्चन है कि एंजाइम्स माल्टेज ब्रेक डाउन माल्टोज इनटू, बताओ। जो आपका एंजाइम है जो माल्टेज जो ब्रेक डाउन करता है माल्टोज में इनटू, बताओ क्या करते हैं इसके बाद, बताओ। माल्टेज, सॉरी माल्टेज ब्रेक डाउन करके माल्टोज में गया, इसके बाद फ्रुक्टोज बोल सकते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड या फैटी एसिड। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ग्लूकोज, क्या हो जाएगा, माल्टोज से ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। यानी कि आंसर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पेप्सिनोजन इज सिक्रीटेड बाय, बताओ। जो कि आपका पेप्सिनोजन जो होता है वो सिक्रीट करता है, बताओ। पेप्सिनोजन जो होता है कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, कौन सा सेल पेप्सिनोजन को सिक्रीट कर रहा है, कौन सा पैराइटल सेल कर रहा है सिक्रीट, चीफ सेल कर रहा है सिक्रीट, गोबलेट सेल सिक्रीट, या एंडोक्राइन सेल सिक्रीट कर रहा है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो एंजाइम होता है वो कौन सा सेल सिक्रीट कर रहा है, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा सेल सिक्रीट कर रहा है पेप्सिनोजन एंजाइम को। तो बच्चों पेप्सिनोजन एंजाइम को जो सेल सिक्रीट कर रहा है, ठीक है ना,
इस सेल का नाम होता है आपका चीप सेल। कौन सी सेल? चीप सेल जो होता है वो आपका पेप्सिनोजन नामक एंजाइम को क्या करता है, वो आप बताओ, वो आपको सिक्रीट करता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर। ठीक है ना? 1 घंटे के अंदर में क्वेश्चंस कराना है, ठीक है ना, इसीलिए फास्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका सिक्रेटिन इज रिलीज वेन काइम इज। बताओ जो आपका सिक्रेटिन जो होता है वो रिलीज वेन काइम इज, बताओ क्या होता है ये, बताओ कैसा होता है, क्या ये एसिडिक होता है या बेसिक होता है या स्वीट होता है या हॉट होता है, बताओ क्या ये एसिडिक नेचर का होता है या बेसिक नेचर का, या स्वीट मीठा यानी कि हॉट या गर्म होता है, बताओ क्या होता है जब सिक्रेटिन जब रिलीज होता है वेन काइम से, तो वो क्या होता है, बताओ जल्दी से बताओ क्या होता है। तो बच्चों ये जो होता है आपका एसिडिक होता है, जब सिक्रेटिन जब रिलीज होता है आपका कैम से, तो आपका एसिडिक नेचर का होता है, यानी किसका जो आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच हार्मोन्स इंक्रीज गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशंस, बताओ यानी कि इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, बताओ इसमें से ऐसा कौन सा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक एसिड्स के सिक्रीशंस को इंक्रीज करता है, कौन सा, अब बताओ कौन सा हार्मोन, सीसीके या सिक्रेटिन या गैस्ट्रिन या इंसुलिन, बताओ कौन सा हार्मोन है। तो भाई गैस्ट्रिन जो होता है, गैस्ट्रिन वही आपका क्या होता है, वो आपका जो सिक्रेट गैस्ट्रिक एसिड को क्या कहता है, वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है सिक्रीशन के लिए, ठीक है ना, यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द मेन फंक्शन ऑफ कोलोन इज, बताओ कोलोन का मेन फंक्शन बताओ, कोलोन का मेन फंक्शन बताओ क्या है, कोलोन का मेन फंक्शन क्या कहते हैं, वो डाइजेशन ऑफ द, बताओ डाइजेशन ऑफ द क्रैब्स या एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर्स या प्रोटीन सिंथेसिस ऑफ द विटामिन डी प्रोडक्शंस, बताओ कि जो आपका कोलोन होता है उसका मेन फंक्शंस क्या होता है। कोलोन आपका लार्ज इंटेस्टाइन्स का पार्ट है, सिक्कम कोलन रेक्टम, ठीक है ना, तो कोलोन मिडिल पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन्स का है, जो कोलोन का काम आपका बताना है, कोलोन का फंक्शन बताना है। तो कोलोन का जो फंक्शन होता है आपका एब्जॉर्प्शन करता है वाटर का, आपको मैं पहले बोल चुका हूँ कि लार्ज इंटेस्टाइन्स में क्या होता है आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका आ चुका है, इस क्वेश्चन कह रहा है कि बाइल साल्ट इज इम्पोर्टेंट फॉर, बताओ जो आपका बाइल साल्ट होता है वो आपके किस चीज में इंपॉर्टेंट होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है, बताओ बाइल साल्ट क्यों इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन को डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है या फैट को डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी एब्जॉर्प्शन के लिए, या कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए, आपका वाटर का एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यदि आप लोग सुने होंगे बाइल के बारे में तो आपको पता होगा, मैं अभी इसके बारे में बताया हूँ कि जो बाइल साल्ट होता है वो किसके लिए इंपॉर्टेंट होता है, बताओ। तो बच्चों मैंने बोला था कि ये फैट में क्या कहता है, वो डाइजेशन इस तरह के साथ साथ एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि फैट को फैट को एब्जॉर्प्शन के लिए जो होता है आपका फैट सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट है कायम इज फॉर्मेड इन द, बताओ जो कायम इज जो फॉर्मेड इन द, बताओ कहाँ से कहाँ, बताओ कायम इज फॉर्मेड इन द, बताओ क्या, माउथ स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलन, कायम इज फॉर्मेड इन द, बताओ 41 जल्दी से बताओ। तो बच्चों इसका जो जगह आपका स्टमक में क्या होता है, इसका फॉर्मेट होता है, ठीक है ना। अगला है द एंजाइम सुक्रेज एक्ट ऑन, बताओ जो आपका सुक्रेज एंजाइम होता है वो इसका एक्ट ऑन, बताओ द एंजाइम सुक्रेज एक्ट ऑन, सुक्रेज एंजाइम किस पे एक्ट करता है, बताओ सुक्रेज एंजाइम एक्ट करता है सुक्रोज पे, लैक्टोज पे, माल्टोज पे या स्टार्च पे, सुक्रेज एंजाइम किस पे एक्ट करता है। तो बच्चों सुक्रेज एंजाइम जो आपका एक्ट करता है वो आपका सुक्रोज पे ही करेगा, किस पे करेगा, तो सुक्रोज पे ही करेगा, एक्ट करेगा सुक्रेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज पे ही एक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट नेसेसरी ऑर्गन्स, विच इज नॉट एक्सेसरी ऑर्गन्स, बताओ इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन जो है एक्सेसरी ऑर्गन, बताओ नहीं है, विच इज नॉट एन एक्सेसरी ऑर्गन, इसमें से ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, पेनक्रियाज एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, या लीवर एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, बताओ, या गॉल ब्लैडर आपके एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है, बताओ कौन सा ऑर्गन आपका एक्सेसरी ऑर्गन नहीं है। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी ना एक्सेसरी ऑर्गन है, स्मॉल इंटेस्टाइन थोड़ी ना एक्सेसरी ऑर्गन है, इसीलिए इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है कि फैट आर एब्जॉर्ब है, बताओ फैट किस चीज को एब्जॉर्ब करता है, बताओ
बहुत ईजी है। फैट किस चीज को एब्जॉर्ब करता है, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, या फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल को, या मोनोसेक्राइड्स का। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो फैट जो एब्जॉर्ब करता है वो हमेशा फैटी एसिड के साथ साथ ग्लिसरॉल को ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि द लोअर इसोफेगल स्पिंचर प्रिवेंट, बताओ जो आपका इसोफेगस के जो नीचे का जो स्पिंचर होता है, स्टमक जो पास प्रेजेंट होता है और इसोफेगस के बीच में जो प्रेजेंट होता है स्पिंचर, इस स्पिंचर का प्रिवेंट किस चीज में प्रिवेंट करता है, बताओ। द लोअर इसोफेजियल स्पिंचर प्रिवेंट, बताओ किस चीज में प्रिवेंट करता है, वोमिटिंग में, या हेयर बर्ट में, या फूड एंटरिंग स्टमक में, या एसिडिक रिफ्लक्स में। बताओ कि जो इसोफेगस और जो स्पिंचर प्रेजेंट होता है इसोफेगस के लोअर नीचे नीचे के साइड, वो किस चीज में प्रिवेंट करता है। इसोफेगस में जो नीचे के साइड में जो आपका स्पिंचर प्रेजेंट होता है वो किस चीज में हेल्प करता है, बताओ जल्दी से बताओ किस चीज में भाई। वो आपका एसिड रिफ्लक्स में वो हेल्प करता है, किस में करता है वो आपका एसिड रिफ्लक्स में वो हेल्प करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका हो जाएगा ये क्या है, विच विटामिन इज एब्जॉर्ब इन द इलियम, बताओ आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन, समझ ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो इलियम जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लोएस्ट पोर्शन होता है, वो इसमें किस विटामिन का वो एब्जॉर्ब होता है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, या विटामिन डी। बताओ कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है इलियम, इस इलियम में कौन सा विटामिन का एब्जॉर्ब होता है बच्चों, बताओ। तो बच्चों एब्जॉर्ब होता है आपका इलियम, इलियम जो पार्ट होता है ना, इस पार्ट में जो आपका विटामिन का जो एब्जॉर्ब होता है, इस विटामिन का नाम होता है क्या, तो इस विटामिन का नाम होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का एब्जॉर्ब कहाँ होता है, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, कौन सी पार्ट में, तो इलियम पार्ट में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका पेरिस्टाइल्स रेफर टू, बताओ जो आपका पेरिस्टाइलिस जो रेफर टू, पेरिस्टाइलिस किस चीज को रेफर करता है, बताओ। बताओ किस चीज को रेफर कर रहा है, चॉविंग यानी कि चबाने में, या मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस टू मूव फूड यानी कि मसल को कॉन्ट्रैक्शन करके फूड को मूवमेंट करने में, या सिक्रीशन ऑफ एंजाइम यानी कि एंजाइम को रिलीज करने में, या एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करने। बताओ कि पेरिस्टालिसिस रेफर टू, तो ये जो हेल्प करता है वो आपका जो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके वो फूड को मूव करने में, किस में हेल्प कर रहा है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराएगा, वो फूड को मूव यानी कि आगे की तरफ फूड को धकेलने में वो हेल्प करता है, ठीक है ना। कौन कर रहा है, तो पेरिस्टालिसिस रेफर करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि द पीएच इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच मान बताओ क्या होता है, एसिडिक होता है, या बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है, या हाई एसिडिक होता है, या हाई एल्कलाइन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच बताइए क्या होता है। तो बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पीएच होता है वो आपका होता है न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन होता है, क्या होता है, न्यूट्रल टू स्लाइटली एल्कलाइन होता है। ये वन लाइनर आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, द फर्स्ट एंजाइम टू एक्ट ऑन स्टार्च इज, द फर्स्ट एंजाइम टू एक्ट ऑन स्टार्च इज, बताओ इसमें से आपका फर्स्ट एंजाइम का नाम बताना जो कि स्टार्च पे क्या रिएक्ट कर रहा है। तो कौन सा एंजाइम है, स्लेवरी एमाइलेज है, या पेनक्रियाटिक एमाइलेज, या माल्टेज है, या सुक्रेज है। बताओ कौन सी एंजाइम है, जल्दी से एंजाइम का नाम बताइए। तो बच्चों इसमें जो एंजाइम का नाम है स्लेवरी एमाइलेज होता है, वही क्या कहते हैं आपका एक्ट कर रहा है क्या पे, किस पे, स्टार्च पे, यानी कि ए इसका 100% राइट हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। अगला है कि विच ऑफ दी हेल्प प्रोटेक्ट स्टमक लाइनिंग, बताओ स्टमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, म्यूकस कर रहा है, सीएल कर रहा है, पेप्सिन, या बाइल कर रहा है। बताओ स्टमक को प्रोटेक्ट करने में, स्टमक में जो लाइनिंग होता है उस लाइनिंग को जो प्रोटेक्ट करने में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो हेल्प कर रहा है उसका नाम बताइए, कौन कर रहा है, म्यूकस कर रहा है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर रहा है, या पेप्सिन एंजाइम कर रहा है, या बाइल कर रहा है। बताओ इसका नाम। तो भाई ये हेल्प कर रहा है, म्यूकस कर रहा है, म्यूकस जो होता है वो इसको बचाता है, आपस में रबर से बचाता है, यानी कि इसको एक दूसरे के ऊपर से घिसने से बचाता है, इसके दबाव से बचाते हैं, ऊपर से कोई भी ऑर्गन दबाव दे रहा है तो, ठीक है ना। तो इस सबसे बचा रहा है, इसको म्यूकस बचा रहा है, कौन बचा रहा है, तो म्यूकस बचा रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोग टोटल 50 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। देखिए आप लोग बोलते होंगे कि आप बहुत फास्ट में क्वेश्चंस कराए, देखिए मैं हर एक क्वेश्चंस पे 1 से 1.5 मिनट के समय दिया हूँ,
ज़्यादा नहीं, 1 मिनट मोस्टली मैं दिया हूँ हर एक क्वेश्चन पे, क्योंकि 50 क्वेश्चन होता है और आपके 50 मिनट में आपका क्वेश्चन पूरा हो चुका हूँ। तो किसी क्वेश्चन पे 1 मिनट हो गया, किसी पे 1 मिनट से कम ही हुआ है, किसी पे 2 मिनट भी हो गया, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पे डिपेंड किया है। तो ये मैं ऐसे करके क्वेश्चन कराऊँ, आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन करना पड़ेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पे 1 से 1.5 मिनट बहुत हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। तो आपको लगभग आज 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का आपका क्वेश्चंस हो चुका है कंप्लीट। और ये जो चैप्टर है, ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये बहुत वीवी इंपोर्टेंट VVI होता है, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चंस आपको आना ही आना है। तो मेरा उम्मीद यही रहेगा कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा। उसके साथ साथ जो मैं आपको करवाया हूँ 5-6 चैप्टर, जो भी बच्चों आप सब में से जो नहीं लगाए होंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए होंगे, वो कर लेना जा करके, ठीक है ना। लेकिन छोड़ना नहीं है। देखिए आप मेरे बात पे चलिए, और ठीक है ना, मैं आपको 100% आपको रिजल्ट दूंगा। ये मत सोचेगा कि यहाँ पे सिर्फ बायोलॉजी का क्वेश्चन हो रहा है। तो यहाँ पे आपको बायोलॉजी का भी होगा, फिजिक्स का भी होगा, केमिस्ट्री का भी होगा, इसके साथ साथ नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी होगा, और इंग्लिश का भी मैं कराऊंगा। तो इसलिए आपको निफिक्र रहना है। साथ साथ आपको सिर्फ करना है, कोचिंग्स लगाते जाइए, डेली लगाइए कोचिंग्स। 8:30 बजे मेरे क्लास में जुड़िए, अपने दोस्तों के साथ भी जुड़ाइए, ठीक है ना। हाँ लगाइए, डेली कोचिंग्स लगाइए, लेकिन डेली लगाना है, ये नहीं कि एक दिन लगाए एक दिन नहीं। क्लास मेरा चलता है डेली, कुछ इशू की वजह से बंद रहता है, वैसे तो 2 दिन 3 दिन से मेरा बंद था होली की वजह से, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, तो बच्चों ऐसी क्लास कैसे लगे आप लोगों को कमेंट में बताना है, और हम मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहना है, ठीक है ना।